जो विषय हम सभी के बीच आज चर्चा करनी है, वह विषय है उद्देश्य प्रस्ताव। जैसा कि विगत कई कक्षाओं में हमने संविधान निर्माण से संबंधित कई सारे विषयों को डिस्कस किया है। जब हमने संविधान निर्माण के इन विषयों को क्रम से और एक पॉइंट टू पॉइंट जब हमने स्टडी करी है, तो उस प्रक्रिया में हमने एक एक बिंदु को छूने का प्रयास किया है, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज उसी कड़ी में एक टॉपिक हम लोगों के बीच अध्ययन के लिए उपस्थित है, और वह टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष लाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। जब पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चाएं हुई, उस पर कई सारे बिंदुओं पे डिस्कस भी हुआ। वो सारी चीजें भी हम लोग एक बार देखें। यहाँ पहले ये जान लेना हम लोगों को जरूरी है कि ये भाई उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, अर्थ क्या है। तो अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव के अर्थ को जानने का प्रयास करें, तो उद्देश्य प्रस्ताव एक मार्गदर्शक प्रपत्र है, जिस प्रपत्र के माध्यम से भावी संविधान की एक रूपरेखा तय होती है ना। भावी संविधान का एक दृष्टिकोण प्रपत्र कह सकते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसमें आने वाला संविधान कैसा होगा, उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली को स्वीकार किया जा रहा है, उस शासन प्रणाली का जनता के साथ संबंध कैसे होंगे, जनता को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, इन सभी प्रमुख बिंदुओं को उद्धरित किया गया है इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, जो पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा ने इस पर बहस की, और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया गया। यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित हो गया, और आगे चलकर यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो प्रस्तावना का, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, उसका आधार बिंदु बना। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जिस प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, उस प्रस्तावना की आधारशिला इस 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रख दी गई थी। पंडित नेहरू का स्पष्ट मानना था कि भाई भारत में जो शासन प्रणाली स्वीकार की जाएगी, वह लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध होगी। और पंडित नेहरू की लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट था, लोकतंत्र के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, वो संविधान निर्माण के दौरान और आजादी के बाद भी जो उन्होंने 1964 तक जो उनकी शासकीय गतिविधियां रही, उन गतिविधियों में भी
हम पंडित नेहरू के उन तथ्यों को आराम से देख पाएंगे, या उस पक्ष को पंडित नेहरू के हम देख पाएंगे जो उनके लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। तो लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट था, जो प्रतिबद्धता था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में वह प्रतिबद्धता झलकती है कि किस प्रकार भारत में शासकीय प्रणाली के अंतर्गत हमने लोकतंत्र को चुना, और लोकतंत्र के अंतर्गत भी हमने संसदीय प्रणाली को चुना, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। यानी एक ऐसे सिस्टम को चुना, एक ऐसी व्यवस्था को चुना जो एक पूर्णतः उत्तरदायी व्यवस्था थी। एक उसमें अकाउंटेबिलिटी का जो कैरेक्टर था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। हम उस समय हमारे सामने 2-3 और विकल्प भी थे, जैसे अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका, यह विकल्प भी था हमारे पास। लेकिन हमने इन सारे विकल्पों को पीछे छोड़ते हुए हमने एक संसदीय प्रणाली को ऑप्ट किया, और संसदीय प्रणाली को चुनने के पीछे कई सारे रीजन रहे, कई सारे हमारे पक्ष रहे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसमें अकाउंटेबिलिटी था, उसमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था थी। दूसरा महत्वपूर्ण बात, लंबे दिनों से उस सिस्टम से हम जुड़े हुए थे, लंबे दिनों से उस सिस्टम के हम अंग थे, तो उस सिस्टम से हम अच्छे से एडुकेट भी हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ प्रमुख बातें रही जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया। तो नेहरू ने जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित नेहरू का जो डेमोक्रेसी के प्रति, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रति, जो अकाउंटेबिलिटी के प्रति उनका कमिटमेंट था, वो स्पष्टतया झलकता है, वो स्पष्टतया दिखता है ना। तो थोड़ा सा इस बारे में आप एक दो चीज है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक रहेगा। लिखिएगा थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में, नोट डाउन करेंगे। भारत के संविधान सभा में प्रस्तुत, भारत के संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माण की, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उसके उद्देश्य और, उसके उद्देश्य और लक्ष्य को, उद्देश्य और लक्ष्य को देश की जनता तथा संसार के अन्य देशों के सामने, देश की जनता तथा संसार के अन्य देशों के सामने रखने का एक स्रोत था, रखने का एक स्रोत था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह उद्देश्य प्रस्ताव, यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत के भावी संविधान की, भारत के भावी संविधान की एक रूपरेखा थी, भारत के भावी संविधान की एक रूपरेखा थी। ये
एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है कि इसने भारत के जनता के सामने, विश्व के अन्य देशों के सामने, जो 9 स्वतंत्र देश थे उन सबके समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने का भी माध्यम था कि जिसके बदौलत भाई ये दिखाया जा सके कि भारत का जो संविधान बनने जा रहा है, भारत के संविधान का जो प्रारूप सामने आ रहा है, वह संविधान इसी मार्ग पे चलकर बनेगा। उस संविधान का यही ध्येय होगा, इस संविधान का यही लक्ष्य होगा कि उस संविधान में देश के नागरिकों को, विदेशियों के लिए क्या क्या अधिकार रहेंगे, उस देश की शासन प्रणाली के क्या कर्तव्य रहेंगे उस जनता के प्रति, उस देश के प्रति, ये सारी बातों का उल्लेख इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किया गया, ताकि इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं ध्येय को, इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान वैसा ही मार्ग पर चले, है ना। थोड़ा सा हेडिंग बनाइए, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये मुख्य प्रोविजन क्या थे, है ना, तो 3-4 पॉइंट आप नोट करेंगे। ऐसे जनरली जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें 8 अनुच्छेद थे, है ना, उसमें 8 आर्टिकल्स मौजूद था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, लेकिन उसकी मुख्य जो बातें थी जिसके लिए वह उद्देश्य प्रस्ताव जाना जाता है उसको थोड़ा सा आप नोट करिएगा। पहला पॉइंट, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा। भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा, यानी इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट एंड एक सोवरेन स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा, है ना। अब संप्रभु राज्य का मतलब क्या होता है भाई? तो संप्रभुता किसी भी पॉलिटिकल यूनिट का एक मुख्य कैरेक्टर है, और संप्रभुता का मतलब है कि भाई, अब जब पढ़ेंगे आप व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, है ना, तो राज्य किसे कहते हैं। अगर स्टेट की बात करी जाए, अगर स्टेट को डिफाइन किया जाए तो स्टेट को कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन जो है, कोई भौगोलिक क्षेत्र जो है, वो एक स्टेट कैसे डिक्लेयर होगा, उसे एक राज्य कैसे घोषित किया जाएगा, इस संबंध में जानिए कि पहला उसके पास क्या होना चाहिए भाई, तो उसके पास एक भूभाग होना चाहिए। भूभाग यानी उसके पास एक लैंड होना चाहिए, है ना। दूसरा, उस भूभाग पर रहने के लिए जनसंख्या यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए, है ना। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उस पॉपुलेशन और उस भूभाग को रेगुलेट करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। और एक चौथी जो महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये है कि यह सरकार कैसी होनी चाहिए, तो संप्रभु होनी चाहिए, सोवरन होनी चाहिए। यहाँ संप्रभु का मतलब क्या है भाई, तो संप्रभुता का मतलब होता है, संप्रभुता का अर्थ होता है कि भाई ऐसी यूनिट जो अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पूर्णतः स्वतंत्र हो, यानी वह डिसीजन मेकिंग करने की प्रक्रिया में आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो और उसके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं। तो भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी भारत को एक ऐसा राज्य बनाया जाएगा जो राज्य कैसा होगा, तो पूर्णतः
स्वतंत्र रहेगा और उस स्वतंत्रता के बावजूद भी वह अपना निर्णय जो है वह पूरी आजादी के साथ लेगा। उसके निर्णय में किसी का भी कोई इंटरफेरेंस, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नहीं किसी आंतरिक शक्ति का और नहीं किसी बाह्य शक्ति का। तो ऐसा भारत बनाया जाएगा, ये डिक्लेयर किया गया उद्देश्य प्रस्ताव में। दूसरा, भारत की संप्रभुता की स्रोत, भारत की संप्रभुता की स्रोत भारत की जनता होगी। भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी जो सरकार बनेगी, जो वह संप्रभु होकर निर्णय लेगी, तो उसको वह शक्ति कौन देगा? तो उसको वह शक्ति भारत की जनता देगी। यानी भारत की जनता यह स्थापित करेगी कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी विचारधारा, कौन सा समुदाय, कौन सा दल उसके लिए निर्णय लेगा, है ना। आप देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष पे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में जनता अपनी प्रतिनिधियों को चुनकर और यह निर्णय देती है कि कौन शासन करेगा, है ना, कौन सरकार में बैठेगा। कभी भारतीय जनता पार्टी बैठती है, कभी कांग्रेस बैठती है, तो ये जनता ही निर्णय लेती है कि कौन अब उसके लिए निर्णय निर्माण करेगा। अगर वह पार्टी के निर्णयों से संतुष्ट होती है, यदि वह सरकार के निर्णयों से संतुष्ट होती है, तो वह बहुत हद तक उस सरकार को फिर से पुनरावृत्ति करती है, और यदि नहीं होती है तो फिर से वह उसको परिवर्तित करती है। तो ये जनता ही तय करती है कि कौन भाई उसके लिए निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का संपादन करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में जो संप्रभुता होगी, यानी निर्णय निर्माण की जो शक्ति होगी, वह किसे मिलेगी, यह कौन तय करेगा? जनता तय करेगी। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में ही स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में सत्ता की स्रोत कौन है? भारत की जनता है ना। भारत की जनता ही यह तय करेगी कि यहां शक्ति किसके पास होगी। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त होगी। नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त होगी। नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, क्या मतलब है इसका? इस समाज में जिस तरह का उस समय डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च जातियां, निम्न जातियां, किसी के पास संसाधनों का केंद्रीकरण, कोई संसाधन विहीन, तो इन सब चीजों को खत्म करना, राजनीतिक रूप से भी समानता, यानी हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और राजनीतिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि हर व्यक्ति को समाज में समान दर्जा मिलेगा, यानी समाज में सबकी गरिमा का ख्याल रखा जाएगा, सबके डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा। और आर्थिक समानता, सभी को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करने और धनोपार्जन की समानता होगी। एक बात क्लियर कर दूं मैं यहां कि जहां कहीं भी समानता की बात कही जा रही है, तो यहाँ समानता का यह कतई अर्थ ये नहीं है कि सब लोग एक समान हो जाएगा। गलत बात, ये हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात है कि सब लोग एक समान हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं। यहाँ समानता कहने का मतलब यह है कि सबके लिए अवसर समान देना, सबके लिए कार्य की दशा समान होना, ये नहीं कि सबकी परिस्थिति समान होना, ये हो ही नहीं सकता है।
सबको समान अवसर देना। अब उस अवसर का लाभ उठाइए, आप अपनी योग्यता और क्षमता का प्रयोग करिए और उस अवसर में आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़िए। तो ये एक भारतीय संविधान की मनोदशा जो वो यही है कि सबको कार्य की दशा समान कर देना, सबको एक समान वातावरण देना, न कि सबकी परिस्थिति समान करना। ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, किसी भी समाज में नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट होगा अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। जो भारत के फाउंडिंग फादर्स थे, जो भारत के संविधान निर्माता थे, वो इस बात को भली भांति जानते थे कि भाई भारत में जिस शासन पद्धति को अपनाया जा रहा है, जिसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं, इस लोकतंत्र में बहुमत का प्रतिनिधित्व रहता है, बहुमत इसमें लीड करता है। और यह डर है कि भाई बहुमत कहीं अल्पसंख्यक पर हावी न हो जाए, या बहुसंख्यक जो है वो ऐसे ना हो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन लें, अल्पसंख्यकों पर वे हावी हो जाए। तो ये एक डर बना हुआ था उन संविधान निर्माताओं के मनोवृत्ति में। संविधान निर्माताओं ने अपने उस डर को दूर करने के लिए, या भारत की भावी पीढ़ी में किसी भी प्रकार का विरोधाभास न हो, जिसमें ये न मन में किसी को पैदा हो जाए कि इसके वजह से समस्या होती है, या बहुसंख्यकों की वजह से अल्पसंख्यकों को दिक्कत हो रहा है, अल्पसंख्यकों की वजह से बहुसंख्यकों को दिक्कत हो रहा है। तो समाज में ये तनाव ना पैदा हो सके, क्योंकि वो आजादी के उस तत्कालीन समय में जिस तरह के तनाव उन्होंने देखा था भारत में, वे उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे इस देश में। तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के सुरक्षा की बातों को संविधान में ही शामिल कर देना ज्यादा उचित समझा। अन्यथा उन्हें यह डर था कि कहीं बहुसंख्यक भविष्य में अल्पसंख्यकों के इन अधिकारों का अपहरण न कर लें, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बहुसंख्यकों का आच्छादन न हो जाए। इसलिए उससे बचने के लिए उन लोगों ने अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों को, जो समाज में की मुख्य धारा से आए थे, वैसे वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको बहुसंख्यक वर्गों के अधिकारों के आच्छादन से बचाने के लिए, उनके अधिकारों को या उनके लिए कुछ विशेष जो सुरक्षा कवच है उसको संविधान में ही शामिल कर देना ज्यादा उचित समझा, और उद्देश्य प्रस्ताव में उनको प्रतिबिंबित भी किया गया, वह अभिव्यक्त भी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता को अस्थायी स्वरूप दिया जाएगा। देश की एकता और अखंडता को अस्थायी स्वरूप दिया जाएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब इसको समझें आप कि भाई जो देश की एकता और अखंडता है उसको अस्थायी स्वरूप दिया जाएगा। यानी जिस तरह से देश ने विभाजन की विभीषिका झेली है, जिस तरह से देश ने विभाजन की प्रवृत्ति को झेला है, विभाजन के चीजों को झेला है, वो उसको कैसे हम प्रतिरोध उसका कर सके ताकि भविष्य में वह फिर से पैदा न हो सके।
भविष्य में वैसी प्रवृत्ति फिर से जन्म न ले सके, भविष्य में वैसे हालात फिर से जन्म न ले सके, इसके लिए यह आवश्यक था कि भाई देश को, देश की एकता और अखंडता को, देश के उस प्रवृत्ति को जिससे कि देश में एकता को मजबूत किया जा सके, देश की एक अखंडता को मजबूत किया जा सके, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था देश की आगामी भविष्य के लिए। जो जिस तरह से देश को उस समय धर्म के आधार पर विभाजित किया गया, देश में अलगाववादी प्रवृत्तियां आगे न हावी हो जाएं, देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियां आगे न हावी हो जाएं, इससे बचने के लिए यह आवश्यक था, यह जरूरी था कि उन प्रवृत्तियों को कैसे प्रतिरोधित किया जाए, उनको ऊपर कैसे एक आवरण चढ़ाया जाए जिससे कि देश की एकता और अखंडता को हम अक्षुण्ण रख सकें, उसको चिरकालिक बना सकें, उसको दीर्घकालिक बना सकें, है ना। तो इसको भी रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव में जगह दिया गया। और आप देखिएगा कि इन सब बातों का, जो भी आप 5 पॉइंट में नोट किए हैं, इन सब बातों का प्रतिबिंब जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा प्रस्तावना में, है ना। प्रियम्बल में वो सारे प्रस्ताव आपको प्रतिबिंबित होंगे, वो सारी चीजें आपको वहां दिखाई पड़ेंगी, है ना। चलिए, तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ प्रोविजन, उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ रूप। नीचे थोड़ा सा एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में व्याख्यायित हुआ। व्याख्यायित हुआ। चलिए, ये उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ बातें थी, है ना। अब आइए हम लोग एक अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं अब, कि भाई अब भारत का जो संविधान का निर्माण है वो कैसे आगे बढ़ता है ना। उसके क्या आयाम रहते हैं, उसकी क्या परिस्थिति रहती है ना। तो अगर हम भारत के संविधान के निर्माण को देखने का प्रयास करें, यदि भारत के संविधान के निर्माण को देखने का प्रयत्न करें, तो हम पाते हैं कि भारत के संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत अपनाया। ये कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या है? तो कार्य विभाजन का सिद्धांत कहने का मतलब यहां यह था कि संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के लिए, विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन कर दिया, है ना। समितियों का गठन किया, और ये समितियां कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, और इन समितियों के आधार पे भारत में संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया गया, संविधान निर्माण के कार्य को आगे लेकर चला गया इन समितियों के ही माध्यम से। तो अब थोड़ा सा आप उसमें 8 जो है ना, उसमें बड़ी समितियां के रूप में देखा जाता है। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप कि भाई, हेडिंग बनाइए, संविधान सभा की समितियां, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की समितियां। लिखिएगा नीचे पॉइंट बना के कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने
संविधान निर्माण का अपना मूल कार्य प्रारंभ किया, जिसके लिए वह गठित हुई थी, है ना, वह काम उसने करना शुरू कर दिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अपने मूल कार्य को प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के संविधान सभा ने सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने हेतु कार्य विभाजन का सिद्धांत अपनाया, और जिसके तहत उसने 8 बड़ी समितियों और कुछ अन्य छोटी समितियों का गठन किया। 8 बड़ी समितियों और कुछ अन्य छोटी समितियों का गठन किया। अब ये विभिन्न समितियां थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं में इन समितियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समिति और उसके अध्यक्ष से संबंधित सवाल आते रहे हैं। तो एक तो स्वतंत्र क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, जैसे सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई अमुक समिति का नाम देके कि उसके अध्यक्ष कौन थे, पूछ लिया जाएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक वो मैच कराने वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। इसमें 3-4 समिति का नाम और इधर 3-4 अध्यक्ष का नाम, और उसके बाद उसको मैच कराना होता है और कूट के अनुसार उसका उत्तर देना पड़ता है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। वो उस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस वगैरह में भी पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए इस समितियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको याद भी करने का कोशिश करेंगे कि याद आपको रहे ये हमेशा। तो अब हेडिंग बना लीजिए, एक तरफ अपने जो कॉपी है उसको 2 कॉलम में बांट लीजिए, एक तरफ विभिन्न समितियां और एक तरफ उसके अध्यक्ष। हो गया। पहला पॉइंट लिखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, अध्यक्ष में लिख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इस कमिटी के अध्यक्ष थे। और एक बहुत, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए कि भाई जो ये प्रारूप समिति थी, ये प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी और इसमें कुल 7 सदस्य थे अंबेडकर को लेकर, है ना, यानी अध्यक्ष को लेकर 7 लोग थे इसमें। अगर अध्यक्ष को छांटिएगा तो 6 लोग बचते हैं इस कमेटी में। तो संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति रही है ये। और इस पूरे 7 लोगों में 2 ही लोग थे, केएम मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी, ये 2 ही लोग थे जो कांग्रेस के सदस्य थे। बाकी 5 लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उस समय कांग्रेस ही इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थी, संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन उस संविधान को बनाने के लिए जिस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उस प्रारूप समिति में मात्र 2 ही सदस्य जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इन सब बातों को भी नोट करेंगे। अब थोड़ा सा प्रारूप समिति वाले में पहले डिटेल कर लीजिए, फिर अगली समिति के बारे में बात आपसे करूंगा मैं। नीचे लिखिएगा पॉइंट बना के कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया है ना। अध्यक्ष कौन बनाए गए? अंबेडकर। बाकी लोगों का नाम लिख लीजिए। इसके सदस्य थे डैश, इसके सदस्य थे डैश, के.एम. मुंशी, पहला के.एम. मुंशी, इनके सामने लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा देते हैं। इनके सामने लिख लीजिएगा बंबई से निर्वाचित। ये कहां से निर्वाचित हुए थे? तो उत्तर है बंबई से निर्वाचित हुए थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। अब मोहम्मद सादुल्ला जो हैं वो कहां से निर्वाचित हुए थे? असम से। ये मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, है ना, असम से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट तीसरा, बी.एम. मित्तर, बी.एम. मित्तर। इनके सामने थोड़ा डैश देके लिखिएगा कि इनके स्थान पर डी.पी. खेतान आए, इनके स्थान पर डी.पी. खेतान आए। यानी ये इनके स्थान पे बी.एम. मित्तर के स्थान पे, पहले बी.एम. मित्तर प्रारूप समिति के लिए चुने गए थे, लेकिन बाद में अपरिहार्य कारणों से इनके जगह पर डी.पी. खेतान को अपॉइंट किया गया, इस मित्तर के जगह पर। चौथा पॉइंट, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये मद्रास से निर्वाचित हुए थे और निर्दलीय निर्वाचित हुए थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ये किसी पार्टी विशेष से संबद्ध नहीं थे। पांचवा पॉइंट, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये भी मद्रास से निर्वाचित हुए थे। और छठा यहाँ थोड़ा सा फैक्ट्स आपको चेंज करना होगा, वो हमसे मिस हो गया है। छठा पॉइंट आप नोट करिएगा, फिर मैं चेंज करवाता हूं। छठा पॉइंट नोट करिएगा, डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। अब थोड़ा सा रुक जाओ, एक नाम लिखे थे आप बी.एम. मित्तर और अगला नाम है लिखे आपने डी.पी. खेतान, है ना। वहां हमसे वो मैच कर गया एक ही जगह पे, उसको चेंज कर लेना है। बी.एम. मित्तर जो है, उस बी.एम. मित्तर के स्थान पे आए थे एन माधव। बी.एम. मित्तर के स्थान पे आए थे एन माधव और डी.पी. खेतान के स्थान पे आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। यहां ध्यान रखिएगा, बी.एम. मित्तर और डी.पी. खेतान
ये दोनों हटे, बीएम मित्तर के स्थान पे आए थे एन माधव, और डीपी खेतान के स्थान पे आए थे टीटी कृष्णामाचारी। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि केएम मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी, केएम मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे, कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे। यानी एकमात्र ये दो ही लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के मेंबर हैं, बाकी 5 लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, या तो वह इंडिपेंडेंट हैं या दूसरी पार्टियों से उनकी संबद्धता है। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि 30 अगस्त 1947 ईस्वी को, 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। 29 अगस्त को यह गठित हुई थी और 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। चलिए, ये प्रारूप समिति से संबंधित बातें रही हैं। इसके बाद अब अगली समिति है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष लिख लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय अधिकार समिति, केंद्र पंडित नेहरू। राज्य समिति, राज्य समिति पंडित नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय अधिकार समिति सरदार पटेल। परामर्शदात्री समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने लेखनी को रोकिएगा कि यहाँ पर जो चीजें हुई हैं वो ये है कि भाई जो ये समिति है इसकी 2 उप समितियां हैं। तो लिखिएगा नीचे पॉइंट बना के कि इन उपरोक्त समिति के 2 उप समितियां हैं। इन उपरोक्त समिति के 2 उप समितियां हैं। पहला मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति। तो मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों से संबंधित एचसी मुखर्जी।
नेक्स्ट अगला, झंडा समिति, झंडा समिति जेबी कृपलानी। यहीं पे नोट करिए, बार बार ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि झंडा समिति जेबी कृपलानी, नीचे लिखना कि राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहने का मतलब यहाँ ये है कि राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, तदर्थ का मतलब अस्थायी, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और उद्देश्य के साथ पूरा होने के साथ ही वह खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रक्रियात्मक विधि समिति, प्रक्रियात्मक विधि समिति या प्रक्रिया नियम समिति भी कहते हैं, बात एक ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एल. मुंशी। सदन समिति, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। क्रीडेंशियल समिति, क्रीडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वारदाचार्य। इस प्रकार ये समितियां प्रमुख रही हैं, है ना। चलिए आगामी चर्चा कल की क्लास में आपके साथ करी जाएगी, है ना। थैंक यू फॉर टुडे।